नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो अपना आधारित है हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम भाषा, लिपि, व्याकरण एवं शब्द शक्ति अलंकार से संबंधित प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और इसका जो है वो अच्छी तरह से अध्ययन करें आप, जिससे कि आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमें पहला रिक्त स्थान है, व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति जिसे हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है या उपभाषा कहा जाता है। ये इसका भरना है आपको। मौखिक भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त संकेत चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो उसे संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्यापकता के कारण बोली भाषा में बदल जाती है, यानी वो साहित्यिकता के कारण जो है वो भाषा में बदल जाती है। विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों से भाषा कहते हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। पूर्वी हिंदी में शामिल कितनी बोलियाँ? 3 बोलियाँ हैं, जिसको अवध कह सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये ध्यान रखें, पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या 5 है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियाँ हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मनुष्य के पारस्परिक विचार विनिमय, संदेश, सूचना और भावना की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये बार बार क्वेश्चन जो है वो हमें मिल रहा है या हम पढ़ रहे हैं। तो ये भाषा ही इसका राइट आंसर है। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की संख्या कितनी है? ध्यान रखें, 18 बोलियों की संख्या है। कई जगह 17 भी बताई जा रही है। भाषा के वर्तनी चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न कौन सी लिपि है? ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। देवनागरी लिपि है। भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती, कौन कौन सी भाषाओं की देवनागरी लिपि है? तो हिंदी के अलावा संस्कृत है और नेपाली भी है। भाषा को शुद्ध और परिनिष्ठित रूप में या परिनिष्ठित रूप में लिखने या बोलने से संबंधित नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये ध्यान रखें, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से भाषा को परिनिष्ठित या मानक रूप प्राप्त होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही खास है आपके लिए। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी, जिसके टुकड़े नहीं हो सके। पंजाबी व उर्दू क्रम से कौन सी लिपि है? तो पंजाबी की गुरुमुखी है विद्यार्थियों, और फारसी उर्दू की है वो लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी है। राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस राष्ट्र देश में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप का हिंदी अर्थ है कार्यशाला और सेशन का अर्थ है सत्र। सांकेतिक अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है, जो आपको अच्छी तरह से करवाया हुआ है। सांकेतिक अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ अभिधा में होता है। रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित अन्य अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति होती है रूढ़ा अपने लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, या उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा। गजल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि श्याम घनमंडल में दामिनी की धारा है। वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ या लगाया की लगाया हुआ है और संदेह अलंकार है, इसी वजह से इसमें तो आप संदेह अलंकार भरोगे। निकम में रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति, क्योंकि उनके लक्षण ऐसे हैं जिसकी वजह से चिंतन शक्ति थक गई है, तो यहाँ पर आपको निकम्मा ये लक्षण है, तो इस वजह से लक्षण शब्द शक्ति भरना है। किसी ने कहा सूर्य अस्त होने वाला है, तो यहाँ सीधा सा आपको समझना चाहिए व्यंजन शब्द शक्ति है। ओस की बूंदे हैं कि मोती अनगिनत, तो यहाँ पर भी की लगाया है, यानी पता नहीं है कि बूंदे हैं या मोती है, तो यहाँ संदेह अलंकार आएगा। इसके अलावा पड़त भ्रमर सुखतुंड में पर सोच कर कुसुम पलाश, उक्त पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, तो ये
सोच कर कुसुम पलाश, इस वजह से यहाँ पर भ्रमर शब्द लिखा है। और शुकतुंड में पर सोच, इस वजह से भ्रांतिमान है। को घटी ए वृष भानुजा ए हलदर के वीर, तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, इस वजह से इसमें आपकी श्लेष अलंकार होगा, वृष भानुजा और हलदर। सुवर्ण को शोधत फिरे या ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर में श्लेष अलंकार है सुवर्ण में, जो तीनों के लिए अलग अलग है। आशा मेरे हृदय मरुक की मंजू मंदाकिनी में, उक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आपके आशा रूपी मेरे हृदय में है ना, तो रूपक अलंकार है। इसके अलावा कैसों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी, तो या आ गया यहाँ पर, या की आए, या और की जहाँ पर विधि के तो अथवा है, तो वहाँ पर आपको संध्या अलंकार करना है। यहाँ पर जीभ सी कुंजी पाकर वे लगाए क्यों मुंह में ताला, उक्त पंक्ति में, तो यहाँ पर भी मुंह में ताला मतलब ये शरीर से संबंधित है, जहाँ पर विधि के तो लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रधानाचार्य ने कहा 4 बज गए तो घंटी बजा दो, तो सीधा ही अर्थ है प्रधानाचार्य का 4 बजे तो यह विधा शब्द शक्ति। कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं। हाँ, कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं, मतलब बादल हो रहे हैं तो भी कोई चीज़ अंदर रखनी है या बारिश आने वाली है, तो व्यंजना व्यंग्य में कहा उन्होंने, तो इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति। राम साधु तुम साधु शयाने, उक्त पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। राम साधु और तुम साधु के समान शयाने हो, तो यहाँ पर व्यंजना है। बिजली की चकाचौंध देख कर दीपक की लोर होती है, उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है, वो लक्षण शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भी लक्षणों की बात की गई है। शून्यो कहूँ तरु अर्क ते अर्क समान उदोत, पंक्ति में यमक अलंकार है, अर्क अर्क शब्द 2 बार आया है, इस वजह से। अब देखो आपके यहाँ पर अलाउंस का मतलब भत्ता होता है, बैलेट का मतलब मतपत्र, कोरम गणपूर्ति, पैक्ट समझौता, लाइसेंस अनुज्ञप्ति, ग्रांट अनुदान, गजेट राजपत्र, गजेट का डिस्पोजल निष्पादन, तो ये आपके जो पारिभाषिक शब्दावली है। केडर यानी संवर्ग, सेंसेस यानी जनगणना, ये लक्ष्यार्थ का बोध करने वाली लक्षण शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ का बोध करवाने वाली व्यंजना। वाचक का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है। मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षण शब्द शक्ति होती है। और शाब्दी और आरती व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, जो आपको अच्छी तरह से पता है, होना चाहिए जानकारी है आपको इसकी। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाले। जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश हो तो अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थगत मतलब अर्थ के माध्यम से। वर्णों की आवर्ती होती है बार बार, तो अनुप्रास अलंकार होता है। भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवर्ती हो तो यमक अलंकार, शब्द जितने उतने अर्थ। प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ वाले शिष्ट श्लिष्ट शब्द में श्लेष अलंकार होता है, जो प्रसंग के अनुसार हो, जिसमें अर्थ छिपा हो। पीपर पात सरिस, तो सरिस आ गया तो उपमा अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना, तो संभावना कल्पना उत्प्रेक्ष अलंकार होती है। सीए मुख मनु, मनु आ गया तो उत्प्रेक्ष अलंकार, बाकी कुछ नहीं देखना, मनु आ गया, मनु मनो जनु जनो। जहाँ बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो तो वहाँ पर आपके विभावना अलंकार होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उक्त पंक्ति में विभावना। आनंद रहित यानी बिना मुख के रस कैसे भोग सकते, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार। पारिभाषिक शब्दावली में आप ये शब्द हैं, एबिलिटी है, योग्यता, अवशेष, अनुपस्थिति, एकेडमिक, शैक्षणिक, एक्शन, कार्रवाई, एडजर्न, तदर्थ, एडजस्टमेंट, समायोजन, एडमिनिस्ट्रेट, प्रशासन, और अपेंडिक्स, परिशिष्ट, एप्लीकेंट, आवेदक, ओपोनेंटी, नियुक्त व्यक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, अप्रूवल, अनुमोदन, और एप्रियस, बकाया, एक्सक्यूज, अभियोग लगाना, एनुअल, वार्षिक, असेस्ट, अनुमति, एसेस्ट, परिसम्मति, संपत्ति, बेसिक पे, मूल वेतन, बेंच, न्यायपीठ, और बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। इसके अलावा बिल विधेयक हो गया, और ब्लूप्रिंट रूपरेखा, बिल ट्रेल, द्विपक्षीय, बेलिट्रेल वार्ता होती है द्विपक्षीय, बोर्ड, मंडल, बॉन्ड, बंधपत्र, बोनस, दिलाभ, बांस, बॉडी, निकाय, ब्रीफ, संक्षेप,
और कैबिनेट, मंत्रिमंडल, कैडर, स्वर्ग, कैंडिडेट, उम्मीदवार, कैपिटल, पूंजी। तो ये वह सभी है जो शब्द आपको याद रखने हैं। इसमें अच्छी तरह से आप याद करें। गजेट है, राजपत्र है, गजेटेड है, राजपत्रित है। और इनरोलमेंट, नामांकन है। एजुकेशनल, शैक्षणिक है ना। तो इलेक्ट्रोल है, निर्वाचन सूची है। एंडोर्स है, पृष्ठांकन है। इसके अलावा देखो आपके हेरिटेज, धरोहर है। जॉइंट है, संयुक्त है। इंटीएल, लघु हस्ताक्षर। इंटीएल मतलब छोटे हस्ताक्षर करना। इलीगल, अवैध। हेरिटेज, लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण विभाग। लैंडमार्क, सीमा चिन्ह। लेआउट, खाका। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। लीगल, वैध। लुकआउट, तालाबंदी। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मेजोरिटी, बहुमत। मेमोरेंडम, ज्ञापन। तो माइग्रेशन, प्रवास। इस प्रकार से नोट का अर्थ टिप्पणी हो जाएगा। परमिट का मतलब अनुमति। तो ये जो सैंक्शन है, स्वीकृति है। रिक्रूटमेंट, भर्ती। रिसिप्ट, रसीद। और क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, 3 महीनों में जिसमें होता हो। इसके अलावा देखो सिक्योरिटी, प्रतिभूति। वैलिड है, विधिमान्य। यूनिक है, ट्राइब है, ट्रस्ट है, ओटोपिया है, आदर्श लोक। और विजिलेंस है, सतर्कता। ये अब हम आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित बोले हुए शब्दों का माध्यम कौन सा होता है? रेडियो, क्योंकि रेडियो में हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम कौन सा है विद्यार्थियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट, जिसमें विपुलता यानी बहुत अधिक मात्रा में। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे प्राचीन माध्यम अखबार है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होने वाला जनसंचार का माध्यम अखबार है। ये भी अच्छा प्रश्न है। पत्रकारिता में स्टोरीज किसे कहते हैं? तो खबरों को कहते हैं स्टोरीज, ये भी है। कहानी के विपरीत उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स कहाँ होता है? खबर के शुरू में होता है। रेडियो समाचार में 2454 को कैसे लिखा जाएगा? तो 2454 ऐसे लिखना है आपको, इस तरीके से, संख्या में नहीं लिख सकते, शब्दों में। रिपोर्टर से प्राप्त दृश्य रहित सूचना को टेलीविजन की भाषा में क्या कहते हैं? ड्राई एंकर, यानी रिपोर्टर से सूचना लेनी है लेकिन दृश्य नहीं दिखाया जाएगा तो उसको ड्राई एंकर बोलते हैं। घटना के प्रत्येक दृश्य के लघु हस्ताक्षर को टेलीविजन की भाषा में एंकर बाइट कहते हैं, यानी प्रत्येक दृश्य के माध्यम से उसको टेलीविजन टीवी पर दिखाया जा रहा है तो वो एंकर बाइट। दृश्यों के साथ प्राकृतिक आवाज़ों को टेलीविजन की भाषा में क्या कहा जाता है? नेट साउंड कहा जाता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखें। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की प्रथम साइट कौन सी थी? rediff.com, ये ध्यान रखें, rediff। समाचार का इंट्रो कौन से ककार में लिखा जाता है? क्या, कौन, कहाँ और कब में। सूचनात्मक और तथ्यात्मक आधारित ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब। मनोरंजन और कथात्मक शैली पर आधारित लेख कौन सा होता है विद्यार्थियों? तो उसे फीचर कहते हैं, यानी मनोरंजन और कथात्मक शैली में लिखा गया जो लेख होता है उसे फीचर कहते हैं। विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं? खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरण रिपोर्ट। तो इन चारों को आपको याद करना है। खोजी, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक, विवरण रिपोर्ट जो है विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अखबार की आवाज़ किस लेख को माना गया है? संपादकीय लेख को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ये ध्यान रखें, संपादकीय लेख को। लेखकों के नाम से प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला लेख कौन सा है? स्तंभ लेख है, जिसमें ये प्रसिद्ध लेखकों के नाम से लिखा जाता है। विशेष क्षेत्र में विशेष लेखन के विशेषज्ञ लेखकों के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं, ये ध्यान रखें, डेस्क बोलते हैं उसको। संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन क्या कहलाता है? बीट कहलाता है, जिसमें संवाददाता के कार्यों को बांट दिया जाता है तो उसे बीट बोलते हैं। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाले पत्रकार क्या कहा जाता है? तो फ्रीलांसर कहते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के टीवी है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो, इंटरनेट। समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो ये मुद्रित यानी छपकर कहता है तो मुद्रित माध्यम है। समाचार लेखन कौन शैली में? नाम लिखिए, उल्टा पिरामिड शैली। कितने ककार? 6 ककार। कौन कौन से? तो ये क्या, कौन, कहाँ, कब और कैसे। कब, कैसे और क्यों, ये 6 है। उल्टा पिरामिड शैली के मतलब कितने भागों में? 3 भागों में। कौन से? तो इंट्रो, बॉडी और 3 समापन, ये 3 भाग है। टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, लाइव, एंकर पैकेज। इन सभी की परिभाषा आपको याद रखनी है।
फीचर लेख की क्या विशेषता है? एक अच्छा फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ये फीचर लेखन की विशेषता। तो ये आपको ये लिखनी है दिया जाए तो कि एक अच्छा फीचर जो है विद्यार्थियों सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होता है। फीचर लेखन में कौन सी शैली? तो सीधा पिरामिड शैली आती है, समाचारों में उल्टा पिरामिड। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? जिसमें काम का विभाजन हो जाता है पत्रकारों के बीच। फीचर के कोई 4 प्रकार लिखिए: व्यक्तिगत फीचर, विज्ञान आधारित फीचर, समाचार फीचर, यात्रापरक फीचर और चित्रपरक फीचर। फीचर लेखन में लेखक का कैसा दृष्टिकोण रहता है? खुद का निजी दृष्टिकोण रहता है। फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर: समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है, फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है। समाचार की भाषा सरल और विवरणात्मक होती है, फीचर की भाषा सरल नहीं होकर के थोड़ी सी जो भारी साहित्यिक शैली की होती है। फीचर से आप क्या समझते हैं? यानी परिभाषा लिखनी है। जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें आत्मनिष्ठ सृजनात्मकता होनी चाहिए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? संक्षेप में लिखिए। तो इंटरनेट पत्रिका का भारत में पहला दौर 1993 में शुरू हुआ, दूसरा 2003 से शुरू हुआ। ये आपको इसमें लिखना है। टेलीविज़न से जुड़ी कमियां और विशेषता लिखिए। तो टेलीविज़न से जुड़ी कमियां, विशेषता यह है कि इधर से सर्वे दोनों है, अनपढ़ व्यक्ति भी देख सुन सकता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कमियां यह है कि ये छवि को बिगाड़ सकता है, अनेक बार छोटी छोटी बातों को बार बार दिखाया जाता है, मामूली घटना को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिसमें सत्यता की कमी होती है। इसके अलावा मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस क्वेश्चन को आप याद करें, अच्छा है। इसके बाद में ये भी चौथा क्वेश्चन भी ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं और तीनों को आपको याद करना है। इंट्रो को हिंदी में मुकड़ा कहते हैं। ये खबर का मूल तत्व होता है जिसे प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। बॉडी में विस्तार होता है और अंत में समापन। विशेष लेखन में क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। तो विशेष लेखन क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है। तो अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, ये सभी विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन है, बीट रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है विद्यार्थियों? तो अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है, चाहिए, पर्याप्त रुचि। एक बीट रिपोर्ट को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी चाहिए, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं और समस्याओं पर बारीकी से विश्लेषण करना होता है। ये सामान्य बीट और विशेष में फ़र्क है। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन के प्रमुख रूप है। यह लेखक के वैचारिक रुझान के लिए जाना जाता है। स्तंभ का विषय चुनने और अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूर्ण छूट होती है। ये आप इसमें ध्यान रखें। अच्छी पत्रकारिता के लिए कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? वाक्य छोटे होने चाहिए और अपनी लिखे खबर को दोबारा पढ़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, भारत के अंतरिक्ष कार्य में कुछ उपलब्धियां बताइए। तो चंद्रयान मिशन है, नाविक नेविगेशन सिस्टम है, उपग्रह प्रक्षेपण है, मंगलयान मिशन, ये उपलब्धियां हैं। इसके बाद देखो, फीचर तैयार कीजिए। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ विषय पर फीचर तैयार कीजिए। तो ये इस प्रकार से आपको फीचर लिखना है। फ़ोन इन किसे कहते हैं? टीवी में सूचनाओं के दूसरे चरण ड्राई एंकर के पश्चात समाचार का विस्तार होता है। एंकर घटना स्थल पर उपस्थित आदमी संवाददाता से फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है, तो उसे फ़ोन इन कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ी कमियां और विशेषता लिखिए। तो इस विशेषता लिखो कि 24 घंटे समाचार सूचना उपलब्ध पूरे समाचार पत्र, अनेक पुस्तकें, इंटरनेट पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। कमियाँ हैं अश्लीलता फैलाना, दुष्प्रचार करना, गंदगी फैलाने का साधन, विश्वसनीयता का अभाव, सांस्कृतिक प्रदूषण का माध्यम। तो ये प्रश्न है, इसके उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है, याद करें। रचनात्मक लेखन अब कार्यालय पत्र है। तो चूरू कलेक्टर की ओर से रसद विभाग को एक पत्र लिखिए जिसमें राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई का आग्रह किया। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप रसद विभाग चूरू बीच में लिखें, फिर आप कलेक्टर कार्यालय, जिला कलेक्टर चूरू, आदेश क्रमांक श्रीमान, आपको इस प्रकार से दिनांक इधर आती है, इसमें नीचे सुबेचू हस्ताक्षर। तो ये है जिलाधीश चूरू के।
अब आपको ये विज्ञप्ति है, तो विज्ञप्ति आपको इस प्रकार से लिखनी है, जिसमें बीच में कार्यालय का नाम, इधर क्रम संख्या, इधर दिनांक, दाईं तरफ, बाईं तरफ क्रम संख्या, शीर्षक आप या विषय लिख दो, पुस्तक विक्रेता का पंजीकरण, जिसमें आपको दिनांक और ये लिखना, नीचे वापस विज्ञप्ति जिसने निकाली है उसके हस्ताक्षर सचिव के। तिथि परिवर्तन है तो विज्ञप्ति लिखिए, तो आप बीच में कार्यालय का नाम, दाईं तरफ दिनांक, बाईं तरफ क्रम संख्या और बीच में आपको लिख दे कि 10वीं वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से होनी थी शुरू, किसी कारणों से 17 मार्च से आयोजित होगी और बोर्ड परीक्षार्थी अपना नवीन समय विभाग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा प्रवेश पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य भेजने वाले का जिसने निकाला है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हस्ताक्षर। अब निविदा तैयार कीजिए, खेलकूद सामग्री है तो ये निविदा आपको इस तरीके से तैयार करनी, ध्यान रखना है। बीच में विद्यालय का नाम, इधर बाईं तरफ क्रम संख्या और दाईं तरफ दिनांक, निविदा संख्या और फिर आप निविदा का टाइम बताएं, समय बताएं, विवरण, खेलकूद, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र शुल्क, ये सभी बिंदु आपको याद रखना है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की निविदा हो। ऊपर थोड़ा विवरण लिखना है जिसमें आपको समय देना है और दिनांक बतानी है इतने बजे तक और कब खोली जाएगी, फिर ये इसमें आप लिख दो। और हस्ताक्षर निविदा निकालने वाले के, जैसे यहाँ स्कूल से निकाली गई है तो प्रधानाचार्य जी के। फिर देखो यहाँ पर कार्यालय पत्र है, तो इसमें मौसमी बीमारियों में तो आप प्रेषक भेजने वाला और फिर प्राप्त करने वाला कौन है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला झुंझुनू राजस्थान। और यहाँ पर आपके दिनांक आ जाएगी दाईं तरफ, यहाँ पत्र क्रमांक बाईं तरफ ऊपर, ये सब में सेम रहेगा चाहे कौन से भी प्रकार का है। तो प्राप्त करने वाला नीचे, पहले आपको भेजने वाला तो पंचायत भेज रही है, फिर विषय लिखो, उसके बाद महोदय और फिर आप बताओ कि इस तरीके से ये समस्या है और नीचे वापस हस्ताक्षर जिसने भेजा था यानी प्रेषक भेजने वाला, और वो है भविष्य सचिव ग्राम पंचायत बिरोल। तो ये अच्छी तरह से याद करें आप, इसमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। और फिर आपकी अधिसूचना है तो उसमें अधिसूचना में भी आप आराम से यहाँ देख सकते हैं कि यदि आए तो इस प्रकार से अधिसूचना आपको लिखनी है। और उसके बाद में है सारगर्भित निबंध है, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आपका है, ये आप इस तरीके से लिखेंगे पूरा, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं इसको। ये कुछ जो स्लोगन नारे वगैरह भी लिखे हैं तो उसको भी आप याद करें और ये बिंदु में इस तरीके से हूबहू वैसा ही होना चाहिए आपका भी। फिर आप अगला जो निबंध है वो है राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है, दूसरा निबंध है, तो ये भी अच्छा है, इसको भी याद करें आप। इसके पॉइंटों को जैसे यहाँ लिखा है ना उसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले संकेत बिंदु लिखोगे सभी, पहले आप ये निबंध का नाम, संकेत बिंदु और फिर एक एक का वर्णन पुनः दोबारा वापस करना है, तो ये ध्यान रखें। अंत में उपसार। तीसरा इंटरनेट की आवश्यकता, तो ये भी इसी प्रकार से आपके बिंदु जो हैं वो थोड़े गहरे होने चाहिए, हाईलाइट किए हुए, जिससे कि आराम से अलग से पता चल जाए कि यहाँ पर ये बिंदु लिखे गए हैं, संकेत बिंदु। सोशल मीडिया पर समाज का प्रभाव, ये भी अच्छा निबंध है, इसका भी आप याद करें। इसके अलावा आपको योग भगाई रोग, ये है इसके बिंदु, तो इन सभी को आप यहाँ से आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ से देख सकते हैं। बाद में आपके देखो एक नमूना पत्र है तो कक्षा 12th वालों आपके लिए, तो हिंदी अनिवार्य का, जिसमें जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। इसका आपको खुद का आकलन करना है, ये सभी के सुना। कविता एक उड़ान है, किसके बान है, और छोटा मेरा खेल चुका लेखक ने किसे कहा है, साथ ही पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, तो आप आकलन कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा शीर्ष के फूल को किसके समान बताया गया है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने वाले नियमों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने, मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, आपको आकलन करना है, बाकी सभी क्वेश्चन सरल है। यहाँ व्याकरण शास्त्र हो जाएगा, शीर्ष के फूल को अवधूत के समान बताया है, तो ये मैनिफेस्टो का अर्थ क्या है, और आधुनिक संचार माध्यम सबसे पुराना माध्यम क्या है, किसी खबर का घटना से सीधा लाइव प्रसारण क्या कहलाता है, सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, लाइव कहलाता है। और मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे, ये आप एक चीज़ को नोट करें। देखें, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है, ये आया हुआ था अर्धवार्षिक में, जो आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। अब कविता के पंख
लगा, उड़ने के माने कौन नहीं जानता है। तो ये भी है अच्छा, चिड़िया नहीं जानती। उषा का जल्दी उठने क्या कारण था, भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, और इसके अलावा आपके जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत क्या है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर खाली जगह इसको भी पढ़ के आप अपना आंकलन करें कि क्या हमें कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है आपकी और कितनी और करनी है। और ये पूरा संपूर्ण पेपर है। फिर ये देखो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव, भगतिन ने किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, टीवी समाचार नेट साउंड प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा था इसी वीडियो में। कवि ने अपने जैसा हाड़मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान के सेवा। और फिर देखो बादल राग का प्रश्न है, या यथा प्रजा, ये जीजी वाले से लिया गया है, मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन सभी को आप याद करें। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास से कवि परिचय। और फिर से प्रसंग व्याख्या आएगी, तो इसको भी आप अच्छी तरह से, हरिवंश साहिब बच्चन वाली है ये, और उसको याद करें। गद्यांश से प्रसंग पहलवान की ढोलक वाला, फणीश्वरनाथ रेणु वाले पाठ से, और भक्तिन महादेव वर्मा वाले पाठ से। तो ये हैं सभी निबंध आपके ये आए हुए हैं, इन सभी को आपको याद करने। फिर नमूना पत्र दूसरा है, तो ये भी अच्छा है, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ से अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें, एक एक को कि भी किस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे हैं। तो आप इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो ये भी है, देवभाषा राजभाषा है या मातृभाषा राजभाषा है। प्रिंट माध्यम है तो भारत में पहला छपा खाना कब और कहाँ खोला गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1556 गोवा में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय क्या है ना। तो ये आप सभी प्रश्नों को, कैमरे में अपाहिज कविता के कवि है, बच्चों को खतरनाक ईंधनों से कौन बचाता है, रोमांसी शरीर का संगीत। और तो सभी क्वेश्चन आप इनके देखें और इनको उत्तर खुद ढूंढें और याद करें कि आपकी तैयारी कैसी है। सौंदर्यकर मास्टर लेखक क्या क्या पढ़ाते थे, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, और कर्सिवल शब्द का अर्थ क्या है, सिलो रीडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, से इसमें राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। इंटरनेट पत्र का प्रारंभ कब हुआ, तो 1993 में हुआ। फिर ये खाली जगह हैं, आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है तो अभिधा शब्द शक्ति है। भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है। और फिर पठित गद्यांश है, और उसके बाद में ये अन्य और क्वेश्चन 40 शब्दों वाले। पतंग कविता किन किन बिंबों को चित्रित, भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य। नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखी है, नेट के माध्यम से जो पढ़ते हैं। जल संस्कृति, ये अपने विशेष पाठ पढ़ा तब बताया था मैंने कि जल संस्कृति कैसे थी, तो वहाँ पानी का प्रबंधन जो है वो लिखना था, नालियों का, कुओं का, पीने वाली व्यवस्था। जयेंद्र कुमार का लेखक परिचय, हजारी प्रसाद, जयेंद्र कुमार, महादेव वर्मा और तुलसीदास, इन सब को याद करें आप। और इसके अलावा देखो विद्यार्थियों, आगे फीचर लेखन की विशेषता, आलेख लेखन किसे कहते हैं। फीचर और आलेख लेखन दोनों की परिभाषा आप याद कर लें विद्यार्थियों। ये अटालिका नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला अध्याय उससे लिया गया है। और फिर देखो आगे सामाजिक जीवन में ये भाईचारा वाला ये अध्याय है, इसको भी याद करें। शीर्ष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तिथि परिवर्तन अभी पहले हमने देखा ही था, वहाँ से आप इसको। फिर निबंध आप स्वच्छ भारत अभियान है, इंटरनेट की उपयोगिता है। तो ये सभी इनको अच्छी तरह से याद करें और उत्तर आप खुद ढूंढें इनका, क्योंकि मैंने तो बताए हैं। अब इनको खुद ढूंढ के आप याद करोगे तो आपके बेस्ट है वो तैयारी होगी। और इसके अलावा आप किसी का उत्तर नहीं मिल पा रहा किसी प्रश्न का, तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए जो है वो हर समय हम आपके सेवा में बैठे तैयार हैं। तो अब विद्यार्थियों अगले और नई जानकारी और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।